एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का यूथ पब्लिकेशन की बुक देखने वाले हैं। क्लास 6 में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन हो हैं या जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न बन सकते हैं, सभी इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये यूथ पब्लिकेशन की बुक का है। तो सभी को पता होगा कि यूथ पब्लिकेशन की बुक कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट टाइम पे ये बुक आप अगर पढ़ लेते हैं तो अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता देंगे कि यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। क्लास 6 का पूरे जितने चैप्टर हैं, अध्याय 11 क्लास 6 हिस्ट्री में है, उसको कवर करेंगे और साथ ही साथ ज्योग्राफी के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर होगा वो आपका है हमारे अतीत। इसमें अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग पूरी एक शॉर्ट नोट तैयार करते चलें, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको लगता है। यहाँ पे लोग कहाँ रहते थे, पहला इसमें पॉइंट है आपका। और इसमें है कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास में जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ये जानवर को आखेट भी कहते थे। तो ये आपका नोट डाउन करने का पॉइंट है कि आखेट, जानवरों को क्या कहते थे, आखेट कहते थे। अगला है यहाँ पे उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया है। तो सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी फसलें हैं। तो यहाँ पे गेहूं, सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया है। ठीक है, और कब, लगभग 8000 वर्ष पहले। कहाँ पर, उत्तर पश्चिम और सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्र में। अगला है उन्होंने भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। वे लोग गांव में रहते थे। यहाँ पे जानवरों भी हैं, तो भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशु। ठीक है, अगला है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के कुछ क्षेत्र के कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ है। सबसे पहले जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले चावल उपजाया गया और कहाँ पे उपजाया गया है, विंध्य के उत्तर में स्थित है। और यहाँ पे मानचित्र आपको दिया गया है कि उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र जो है यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसका अगला पॉइंट है सहायक नदियाँ। उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, और गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास का प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है। तो गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध है। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र जो होगा। आगे है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया। और दक्षिण एशिया में कौन कौन से हैं, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। एक छोटा महाद्वीप है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। और अगला पॉइंट है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया शब्द किससे निकलेगा, इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो इंडस जो है, इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में हम लोग सिंधु कहते हैं। ठीक है, अगला है लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदूश और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। और कौन कौन से लोग, ये पूछा जा सकता है। तो ईरानियों और यूनानियों ने भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है।
और ये भी पूछा जा सकता है कि भरत नाम का सबसे पहले प्रयोग, तो ये आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में मिलता है। अगला है अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त करते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहलाई, तो ये भी पांडुलिपि हो सकता है पूछा जाए, तो पांडुलिपि जो है वो हाथ से लिखी जो पुस्तकें होंगी उसे हम लोग पांडुलिपि कहेंगे। अगला है अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन में मेन्यू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है, ठीक है। और ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। अगला है ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया गया था। अगला पॉइंट है प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व व्यवहारों, राजाओं के जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक भी हैं और इसमें कई संस्कृत में भी लिखे हुए हैं, ठीक है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण करवाए। पुरातात्विकविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। लगभग 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदर्श पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अगला है लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते व पढ़ते हैं तब हम अब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख अफगानिस्तान क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है, ठीक है। चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कि 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अगला है पुरातात्विकविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं और इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष से बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए के रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व के से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ज़्यादा भिन्न था। अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते थे। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। और अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है कि ईसवी का फुल फॉर्म क्या होता है और बीसी का। और इसमें है एनो डोमिनी ईस्वी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। शीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के वीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले है। तो यहाँ पे इतना फैक्ट जो दिया गया है वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसे आप लोग नोट डाउन जरूर करें। अगला है मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है जहाँ यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में, जिसे कारतूस कहा जाता है, अंकित किया जाता था।
तो कुछ महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, कृषि का प्रारंभ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व हुआ है और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो है वो 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाट के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य तो 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। और यहाँ पे इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी और उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। उपयुक्त में से किन स्थानों पे मानव निवास प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें से आपको बताना है कौन-कौन से। मैंने सबसे पहले ही पेज पे ये बता दिया है। इसमें जो नर्मदा नदी के घाटी में है, इसमें भी मानव निवास का प्रमाण प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ ये आपकी मेघालय में हो जाएंगी और उसके साथ ही विंध्य पहाड़ियाँ में भी मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ? अंग राज्य, काशी राज्य, मगध राज्य या कोसल राज्य? तो मगध राज्य हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगला यहाँ पे और यहाँ पे देख लेते हैं। गंगा के दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है। तो 5000 वर्ष पूर्व, 3000, 2500 या 2000? तो 2500 वर्ष पूर्व जो है वहाँ पे नगरों के विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट, लेथ्यू स्क्रिप्ट, लोको स्क्रिप्ट या टेली स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मेन्यू स्क्रिप्ट जो है वो पांडुलिपि के हस्तलिखित पुस्तकों के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ए विकल्प आपका सही है। और इसके बाद पांचवा प्रश्न है, मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? और कार्बन 14 पद्धति से, ताप संदीप्त विधि से, पोटेशियम आर्गन विधि से या स्टोन हैमर विधि से? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति के द्वारा मनुष्य और मतलब अवशेषों की प्राचीनता का निर्धारण किया जाता है। और यहाँ पे इसको देख लेते हैं। मनुष्य, पशु और या तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मनुष्य, पशु या पौधों के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण यहाँ पे कार्बन 14 पद्धति से विधि से करते हैं। कार्बन 14 पद्धति को ही रेडियो कार्बन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति के माध्यम से खुदाई में मिली वस्तुओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? हिमालय पर्वत, पूर्वी घाट, विंध्य पर्वत या पश्चिमी घाट? तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्य पर्वत अलग करता है। दक्षिण के पठार से तो यहाँ पे कौन सा पर्वत अलग करा? विंध्य पर्वत। और दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती बहती है और ये कई बार पूछा जा चुका है कि दक्षिण पठार के उत्तर तथा दक्षिण में कौन सी नदियां बहती है? तो उत्तर में जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती हैं। और ये सतपुड़ा की पहाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी पहाड़ी है या कौन सा ऐसा पर्वत है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो यहाँ पे सतपुड़ा की पहाड़ी हो जाएगा। और सुदूर दक्षिण के मैदान से गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश मिले हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे चैप्टर अध्याय 2 है, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो यहाँ पे आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आमतौर पर खाने के लिए आरंभिक मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इत्यादि अंडे इकट्ठा करते थे। तो आखिर खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो सबसे पहले है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातात्विक विदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। या संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों एवं और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे मैप के द्वारा आप सभी को ये बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप
सिंधु वाले सारे दिए गए हैं, भीमबेटका, कोल्डी हवा, और नीचे के में भी पूरा बताया गया है कौन सी नदी किस दिशा की ओर बह रही है। तो अगला है यहाँ पे भीमबेटका। तो भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश जो है वो उसे ही हम लोग भीमबेटका के नाम से जाने जाते हैं। और पुरातत्व स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो और सेकंड पॉइंट है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं, और इनमें से कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में चित्र मिले हैं। तो ये पूछा जाता है कि जो गुफाओं में चित्र मिले हैं वो कौन कौन से स्थानों पे मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अगला है पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। अब आगे पॉइंट है आग की खोज। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे ही कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों के दूर भगाने के लिए। नाम और तिथियां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आरंभिक काल को पुरातात्विक विदों ने पूरा पाषाण काल कहा है। यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, तो पत्थर काल का जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे पूरा पाषाण काल। ठीक है, अगला है पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। और मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम लोग मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तो लघु पाषाण काल किसे कहेंगे? जिस समय जो औजार हैं उनकी जो लंबाई है वो कम हो गई थी, तो छोटे औजार जो है माइक्रोलिथ पाषाण काल में पाए जाएंगे। प्रायः इन औजार में हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ ही साथ पूरा पाषाण युग औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत जो है वो 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। और फिर बदलती जलवायु है पॉइंट अगला। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। इसे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवर, उन जानवरों की संख्या बढ़ी तो जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अगला है खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया और धीरे धीरे वे कृषक बन गए। सबसे पहले जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया। वे कुत्ते को जंगली पूर्वज था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे है अगला पॉइंट, धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक भी बन गए। और बसने की प्रक्रिया क्या थी? तो इसका इतिहासकारों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से यह कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करने लगे। और अगला पॉइंट है यहाँ पे, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप सभी को वो बताया जाए कि एक नवीन मतलब जीवन शैली ये लोग कैसे अपनाए हैं। तो जब लोग पौधे लगाने लगे तो उन्हें देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा
और बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक की और पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार करने के लिए अ, और कटाई के बाद अनाजों का उपयोग बहुत सँभाल कर करना पड़ता था। ठीक है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो यहाँ पे प्रारंभिक कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य सबसे पहले महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ पाए जाएंगे, और कई बार ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। वो चाहे आप टीजीटी लेवल पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से मतलब कौन सा एरिया है और सबसे पहले प्रारंभिक कृषि कहाँ होते थे। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, पुरातात्विक विदों को कुछ पुरा स्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं जिन्हें कि बुर्ज होम, और ये भी पूछा जाता है कि जो बुर्ज होम है वो कहाँ पे है। तो बुर्ज होम जो होगा वो कश्मीर के लोगों का होगा। और के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और यहाँ पे अगला पॉइंट है, पुरातात्विक विदों को झोपड़ियाँ के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती थी। बहुत सारी जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना जाता है। और इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, और ये पूछा जाता है कि मिट्टी के बर्तन कौन से युग से मिले हैं, तो ये नवपाषाण युग से मिले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता है, तो धीरे-धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग करना खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ठीक है? और अगला है सूक्ष्म निरीक्षण। तो सूक्ष्म निरीक्षण जो होगा वो मेहरगढ़, सबसे पहले आपको बुरजहोम कहाँ पे है, मेहरगढ़ कहाँ पे है, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलने दरने के दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इसी इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले यह जौ आपकी सबसे पहला वो अनाज है जो उगाया गया है। ठीक है? और मेहरगढ़ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें कि हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। और इससे कई क्वेश्चन भी आप सभी को दिखा देंगे, अभी इसी तुरंत आपको दिखाएंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मेहरगढ़ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। ठीक है? मेहरगढ़ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, और ये पूछा गया है कि कौन कौन से मेहरगढ़ में किस आकार के अवशेष, घरों के आकार का मतलब प्रकार क्या है, जैसे चौकोर, आयताकार, इस टाइप से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। प्रत्येक घर में 4 तथा उससे ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है? और संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसे प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया था। अगला है, फ्रांस से प्राप्त गुफा की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। और यहाँ पे नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल ह्यूक तुर्की में है। ठीक है? यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की शीपियाँ। अगला यहाँ पे है, और यहाँ पे आपका महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हो जाएगा। तो नवपाषाणिक स्थल दाओजली हेडिंग स्थित है सिंधु घाटी में, नर्मदा घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में या गोदावरी घाटी में। तो ये ब्रह्मपुत्र घाटी में यहाँ पे स्थित है नवपाषाणिक स्थल। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। और हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर से आने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से जेडाइट पत्थर भी प्राप्त हुआ है, संभवतः यह पत्थर चीन से आया होगा। निम्न में से किस नवपाषाणिक पुरास्थल से काष्ठास के औजार का साक्ष्य प्राप्त हुआ? काष्ठास जो होगा वो अर्थात प्राचीन एक लकड़ी का है। ठीक है?
हल्लूर, चिरांद, महागढ़या, दोजली हेडिंग। तो यहाँ पे दोजली हेडिंग जो है वो आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नवपाषाणिक वैश्विक स्थल चाताल युग स्थित है। आपको बताने इसके अभी तुरंत पहले मैंने बताया है, इराक, तुर्की, ईरान या मिस्र। तो यहाँ पे तुर्की हो जाएगा। तुर्की अर्थात सीरिया टाइम पे, वो मैंने अभी आपको बताया है। अगला है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। गाँवों की विशेषता यह है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग खाद्यान्न उत्पादन में लगे होते हैं। और बी है, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो इसमें आपको बताना कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों विकल्प आपको सही है, मैंने अभी तुरंत इसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बता दिया है। और वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना कि आप एमसीक्यूज करेंगे तो वो एक प्रश्न आप कवर करेंगे, लेकिन आप अगर पूरा एक्सप्लेनेशन को अच्छे से कवर कर ले रहे हैं तो आप पूरा चैप्टर आप कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे अध्याय तीसरा है, आरंभिक नगर, हड़प्पा की कहानी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसे ध्यान से पढ़ें। लगभग 1.5 साल पहले, 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ठीक है, उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। और उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने हड़प्पा स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातात्विकविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। और ये सभी आपको पता होना चाहिए कहाँ से कौन सा साक्ष्य मिला। जैसे मिट्टी का लाल बर्तन कहाँ से मिला है, काले रंग के चित्र कहाँ से मिले हैं, पत्थर के बांट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। धौलावीरा कहाँ है और लोथल कहाँ पे है, सभी आपको इसमें बताया गया है। और यहाँ पे आप देखते हैं इन सभी नगरों की विशेषता क्या थी। तो हड़प्पा के नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः प्राचीन भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। ठीक है, अगला है, दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई गई थी। किसकी बनी थी? पक्की ईंटों की बनाई गई थी। इन ईंटों को इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। ठीक है, तो अगला यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट होगा उसी को पढ़ते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं रह जाता है और कोई आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई इरादा भी नहीं है। तो हड़प्पा के कुछ नगरों के दुर्ग के कुछ खास इमारतें बनाई गई। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो विशिष्ट यहाँ पे एक नागरिक मतलब विशेष स्नानगार होता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो कहाँ पे मिले हैं? अग्निकुंड कहाँ मिला है? कालीबंगा और लोथल में कुछ अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो भंडार गृह कहाँ मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। और हड़प्पा के नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन को चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नान घर होते थे। हड़प्पा के कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ठीक है, नालों की व्यवस्था कैसी थी? तो ढकी हुई थी। और योजनाबद्ध तरीके से सड़क और नाले और घर आदि था। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहे होते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर आदि उपयोगी चीजें मंगवाते थे। हड़प्पा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें और कोई इन सभी में पॉइंट ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट हो। और पुरातात्विक को जो चीजें हड़प्पा से मिली उन्हें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातु से बनाई गई। तो इस समय सभी धातुएं प्रचलित में थी, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। और हड़प्पा से मिली आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक है। कई मनके कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। तो पत्थरों को काट
और तराश कर मन के बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और यहाँ पे आयताकार मुहरों पर, ठीक है, आयताकार, और घर भी इनका आयताकार ही था। घर का अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ये जो पूरा नगर की व्यवस्था थी वो जैसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा इनके नगरों की व्यवस्था कैसी थी, तो आयताकार पे आप टिक करेंगे। एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, उसमें कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाई गया है, तो मोहनजोदड़ो से जो है वो पत्थर की मूर्ति मिली है। अगला है संभवतः 7000 वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, तो कपास की खेती के लिए यहाँ पे आप मेहरगढ़ पर टिक करेंगे। और मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान और के ढक्कन और कुछ अन्य चीजें भी मिली हैं। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, यहाँ पे आपको पूरा बता दिया गया है। और पकी मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूती कतई आदि का संकेत देती है। विशेषज्ञ उन्हें जो बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, ठीक है। और फेयन से क्या है, पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयन से जो होंगे को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर उन्हें किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला पॉइंट आपको दिखा देते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान में भी तांबे का आयात किया जाता था। राजस्थान में किया जाता था कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगर में रहने वालों के लिए भोजन, हड़प्पा के लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे। और पत्थरों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मड और सभी प्रकार की फसलें यहाँ पे उगाएंगे। और हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। और ये सभी, और यहाँ पे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नामक, तो गुजरात के लिए क्या हो जाएगा आपका धौलावीरा नामक नगर। और धौलावीरा नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों से खुदाई पाया गया है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं यहाँ पे इसके जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। पहला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल है जो पूरा पाषाणिक स्थल का प्रतिनिधित्व करता है? भीमबेटका, इनाम गांव, कुरनूल गुफाएं या हुंसकी। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो भीमबेटका, कुरनूल गुफाएं तथा हुंसकी पूरा पाषाणिक स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक मानव जिन स्थलों पर पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। आवासीय और उद्योग स्थल ऐसे उद्योग स्थलों को कहा जाता है जहां मानव कुछ ज्यादा समय तक निवास करते थे। और तीसरा है, आदि चत्रलूर, पय्यमपल्ली तथा ब्रह्मगिरी दक्षिण पहाड़ भारत की 9 पाषाणिक संस्कृतियों के पूरा स्थल है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका आपको विकल्प बताने के पहले एक्सप्लेन यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। प्रारंभिक मानव जिन स्थलों पर पत्थर से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। पहला और दूसरा वहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से भारत में भीमबेटका और पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल से संबंधित है और पूरा पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, तो केवल 1 और 2। अगला है, भारत में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष किस युग से प्राप्त हुए हैं? तो इसमें जो पूरा पाषाण युग है वहां से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। अगला है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से ए कथन है तथा जो आर है वो उसका कारण है। तो आपको बताना है, कथन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रह रहे होंगे लोगों को शिकारी खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाना जाता है। और कारण है, भोजन की व्यवस्था करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प आपका सही होगा, यहाँ पे एक कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है
और बी है कथन ए और कारण दोनों सही है, परंतु कारण आर सही इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। और यहाँ पे आपका सी है कथन ए सही है किंतु आर गलत है, तो यहाँ पे ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं और जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। ए है हमें आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है, आर इसका कारण है पुरातात्विकविदों कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग शिकारी खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे आपका है ए और आर दोनों सही है तथा ए उसकी सही व्याख्या कर रहा है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, और ये आपका सही है। और बी है लगभग 9000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती हुई है, तो 7000 वर्ष पूर्व हुई है। और पकी मिट्टी तथा फेयंस की बनी तकलियां सूत कताई का संकेत करती हैं, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है, तो यहाँ पे 7000 होना होता तो ये विकल्प भी आपका सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पहला और तीसरा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः अफगानिस्तान और एवं ईरान से करते थे। टिन का आयात राजस्थान एवं पश्चिमी एशियाई देश ओमान से किया जाता था, तो दूसरा आपका सही है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ना तो ए और ना ही दो, क्योंकि ओमान से जो है वो तांबे की होती थी, टिन से नहीं होती थी। टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। 9वां है हड़प्पा काल में जमीन की जुताई के लिए हल का उपयोग एक नवीन बात थी। संभवतः सिंचाई हेतु पानी का संचय भी किया गया होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है, ए और बी दोनों। अगला है धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। या कच्छ के इलाके में खदिर बेंत के किनारे बसा था। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की तरह दो भागों में विभक्त था। और सी है इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। और सी है इस नगर में एक खुला मैदान भी था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धौलावीरा नगर अन्य नगरों की तरह दो भागों में विभक्त था, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है लोथर के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यह नगर गुजरात के कच्छ के इलाके में स्थित है, यहाँ बंदरगाह भी रहा होगा। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ में मुद्रांकन या मुहरबंदी भी मिले हैं, तो यह नगर गुजरात के कच्छ इलाके में है। गुजरात में पूछा जाता है कौन सा नगर स्थित था, तो लोथल हो जाएगा। हड़प्पा काल में मुहरबंदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों तथा थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों को गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी भी कहते हैं। और डी है छाप को न टूटने का मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सभी विकल्प सही है, क्योंकि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों चिन्हित करने के लिए किया जाता था। बंद करने के लिए गीली मिट्टी और को पोतकर मुहर लगाई जाती थी, तो तीनों विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मिस्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़ अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र के शासकों ने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। और यहाँ पे डी विकल्प है शवों के साथ खाद्यान्न पेय वस्त्र और आदि रखे जाते थे, और कभी कभी शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि सभी सही हैं और मैंने एक्सप्लेनेशन में पूरा आपको बता दिया है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका कि अगला अध्याय है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, अध्याय 4